जमीन पर गिरी खौफ से कांपती मारवी को देखते जैद उसकी जानिब बढ़ा तो दुल्हन बनी मारवी पीछे की जानिब खिसकने लगी। तुम्हारे भाई ने मेरी मोहब्बत, मेरी नेहा को मुझसे छीन लिया। क्या समझा था ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे? जैद गुस्से से धाड़ा था। नेहा और भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मारवी ने रोते हुए कहा तो जैद ने गुस्से से उसे खड़ा किया और एक थप्पड़ रख के जड़ा था। पर तुम्हारा भाई जानता था कि नेहा मेरी मोहब्बत है। मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा कि तड़प उठेगा तुम्हारा भाई। ये कहते ही उसने हंसते हुए मारवी को बेड पर धक्का दिया और खुद जैद ने अपने कमरे में आते गले से फूलों का हार निकालकर जोर से जमीन पर फेंका और उसी जारहाना अंदाज में वो बेड पर बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन की तरफ बढ़ा था। मारवी जो चेहरे पर घूंघट किए धीमी सी खुशकुन शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अपने शोहर जैद का इंतजार कर रही थी, उसके कमरे में आते कुछ फेंकने की आवाज़ पर उसका दिल नाखुशगवार अंदाज में लर्जा था। जैद ने उसके पास जाते ही उसे बाजू से पकड़ते खींचते हुए बेड से उतारा और फिर कुछ भी समझने सोचने का मौका दिए बगैर उसे ज़मीन पर धक्का दे चुका था। मारवी जोरदार आवाज़ में चीखी थी। वो जैद के इस रवैये पर डर और खौफ का शिकार हो चुकी थी। वो वहीं ज़मीन पर पड़ी रो दी। उसे काफ़ी चोट आई थी। उसने रोते हुए अपना चेहरा पलटते पीछे खड़े जैद को देखा, जो आंखों में गुस्सा और नफरत लिए उसी को देख रहा था। मारवी को कतन उसके इस अमल की समझ नहीं आई। दिल अभी जो थोड़ी देर पहले अपनी मोहब्बत पा लेने पर सरशार था, अब अजीब वसवसों में घिरने लगा। वो नासमझी और हैरानगी से जैद को अपनी तरफ आता देख डरते हुए ज़मीन पर हाथ रखते पीछे की जानिब सिरकी थी। दुल्हन बनी मारवी को खौफ से पीछे की जानिब खिसकता देख जैद के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। तुम्हारे भाई ने मेरी मोहब्बत, मेरी नेहा को मुझसे छीन लिया तो उसे क्या लगा मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? जैद उसके नज़दीक ज़मीन पर बैठते धाड़ा था। मारवी अपने शोहर, अपनी मोहब्बत के मुंह से, अपनी भाभी और दोस्त के लिए मोहब्बत का नाम सुनते जीते जी मरी थी। नेहा और भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मारवी ने रोते हुए उसे सफाई देने की कोशिश की, जिस पर शायद और ज़्यादा बिफरा था। उसने उसे खड़ा करते चेहरे पर थप्पड़ दे मारा था। मगर तुम्हारा भाई जानता था कि मैं नेहा से मोहब्बत करता हूँ। उसने मेरी मोहब्बत को छीना, इसका बदला मैं तुमसे लूँगा। इतनी अजियत दूंगा तुम्हें कि तुम्हारा भाई तड़प उठेगा। तंजिया मुस्कुराते जैद ने एक बार फिर मारवी की बेयकीनी से खुली आंखों को देखा और अब की बार उसे बेड पर धक्का दिया। इससे पहले कि मारवी संभलती और कुछ बोलकर जैद का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करती, जैद उसके वजूद पर काबिज हुआ। मारवी लाख झटपट आई, लेकिन जैद अपनी मनमानी करने की ठाने उस नाजुक सी लड़की के ख्वाबों को चकनाचूर कर चुका था। अपनी इस बेवकूफ़ी पर मारवी के पास आंसू बहाने के अलावा कोई चारा न था। नेहा और मारवी आपस में सहेलियां होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थी। उनके बड़े आपस में दूर पार के कजन्स थे। नेहा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, जबकि मारवी का उससे बड़ा एक भाई फरहान भी था। वो तीनों एक दूसरे के दोस्त थे और इनमें फरहान का एक दोस्त जैद भी शामिल था। बचपन में चारों इकट्ठे खेलते बड़े हुए, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ नेहा और मारवी की अपनी अपनी एक अलग दुनिया बन गई थी। दोनों ही जैद और फरहान से कुछ फासले पर होती चली गई। जिस माहौल से उन सब का ताल्लुक था, वहाँ लड़के लड़कियाँ एक हद और एक उम्र तक ही मेल जोल पसंद किया जाता था उनका आपस में। इसके बाद उन पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी जाती थी, लेकिन इस सब के बावजूद उन चारों के दिल एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए थे, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ उनके दिल एक दूसरे के लिए अलग ही अंदाज में धड़कने लगे थे। उन सब के दिलों में मोहब्बत की कोंपलें फूट पड़ी थी, लेकिन वो सब अपने असूलों और माहौल को मद्देनज़र रखते बस आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम दे सकते थे। कभी मुंह से इजहार नहीं कर पाए थे। उनके दिल पाक और साफ थे, तो बस दिल ही दिल में मिलन की दुआएं मांगी जाती। लेकिन उन चारों की मोहब्बत ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर देना था, ये सब वो नहीं जानते थे। और उन सब के दरमियान गलत फहमियों ने जन्म लेते उनकी दोस्ती का इम्तहान लेना शुरू कर दिया था। नेहा किसी काम के सिलसिले में मारवी के पास आई। जब अचानक से फरहान अपने कमरे से निकलता उसके सामने आया, दोनों ही एक पल के लिए एक दूसरे को देखकर रुक गए थे। कैसी हो? फरहान ने एक भरपूर नज़र उसके चेहरे पर डालते अपने कफलिंग्स पर मरकूज की थी। मैं ठीक हूँ। नेहा की तवज्जो उसी पर थी। वो कुछ निडरपन का मुजाहरा कर लेती थी।
पढ़ाई कैसी जा रही है? और हाँ, आंटी ठीक है? नेहा की अम्मी कुछ बीमार थीं तो याद आने पर फरहान ने पूछा। पढ़ाई भी ठीक जा रही है और अम्मी भी ठीक हैं, बस आकर आप पता कर लीजिएगा ना आप खुद। नेहा ने नाक चढ़ाए कहा तो फरहान मुस्कुरा दिया। अच्छा, लगाऊंगा चक्कर, जाओ तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, मैं भी जैद की तरफ जा रहा हूँ। फरहान की बात पर हल्का सा मुस्कुराकर अपने सर पर हाथ मारती वो वहाँ से भागी कि उसे मारवी से ज़रूरी काम था। फरहान एक बार फिर उसकी हरकत पर मुस्कुरा कर आगे बढ़ा। नेहा मारवी के पास पहुंची तो आगे से वो उसे मायनी खेज इशारे करने लगी, जिन पर नेहा झींप सी गई, लेकिन फिर चेहरे पर सख्त तासुरात लाती उसके कंधे पर मुक्का जड़ गई तो वो बेचारी करा कर रह गई। वाह, आज तो भाई से बड़ी बातें हो रही थी, वैसे कह क्या रहे थे वो? मारवी ने बाज ना आते नेहा को छेड़ा तो वो उसे आंखें दिखाती उसके कमरे की तरफ चली आई। मारवी भी मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी तकलीद करने लगी। बताओ बिना यार। मारवी ने फिर से उसे जिज करना चाहा तो नेहा चालाकी से मुस्कुराते हुए पलटी और बोली। अब की बार मारवी को चुप लगी थी। वही कह रहे थे जो तुमसे ज़ाद कहता है। नेहा अपनी बात पर खिलखिलाई तो मारवी का मुंह बना। हाँ, कैसी हो नेहा? ठीक हो? पढ़ाई कैसी जा रही है? इनके अलावा उनके पास पूछने को है ही क्या? मारवी ने ज़ैद के अंदाज में जुमले दोहराते नेहा को मज़ीद हंसने का मौका दिया तो बार बार उसे हंसते पाकर मारवी भी उसकी हंसी में शामिल हुई। अब वो दोनों पागलों की तरह हंसती मुस्कुराती अपनी रोज़मर्रा की बातों में मशगूल हो गए। उन सबके घर मरी के खूबसूरत वादी में थे। यहाँ हर तरफ हरियाली और बहते चश्मे सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींचते थे। आज काफ़ी दिनों बाद मारवी और नेहा फुर्सत मिलने पर घर से बाहर निकली थी। उनका इरादा कुछ दूर तक चहलकदमी करने का था। खूबसूरत पठानी पोशाकें पहने वो दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत लग रही थी। दोनों ही खूबसूरती के हर मयार पर पूरी उतरती थी। हमेशा की तरह उनकी बातें करने और हंसने की आवाज़ें दूर दूर तक जा रही थी और किसी के कानों में रस घोलने का काम बखूबी अंजाम दे रही थी। ज़ैद कब से उनसे फासले पर चले आ रहा था उनके पीछे, लेकिन वो दोनों तो इर्द गिर्द से बेगाना आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद मारवी को एक खूबसूरत सा सफ़ेद मेमना नजर आया। वो दीवाना वार उसके पीछे भागी थी। मारवी रुको, कहाँ जा रही हो? नेहा ने उसके पीछे भागने की बजाय वहीं खड़े ऊंची आवाज़ में पूछा। नेहा, मैं अभी उस सफ़ेद मेमने को लेकर आती हूँ, तुम यहीं ठहरो। मारवी जवाब देती भागती वहाँ से दौड़ गई। नेहा अपने लबों पर धीमी मुस्कान लिए उसे खुद से दूर जाता देख रही थी। जब उसे अपने से कुछ फासले पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, वो जल्दी से पलटी। सामने ज़ैद को देखते उसकी मुस्कुराहट सिमटी, लेकिन चेहरे का नर्म तासुर उसी तरह बरकरार था। कैसी हो? बड़ी सैरें की जा रही हैं, अकेली खड़ी हो? तुम्हारी सहेली तो तुम्हें दगा देकर भाग गई। ज़ैद उसके पास आते ही अजीब अंदाज में मुखातिब हुआ, साथ मारवी का हवाला दिया तो नेहा एक बार फिर मुस्कुराई। हाँ, तुम तो जानते ही हो ना उसकी छोटे जानवरों से मोहब्बत को। अब भी कहीं कुछ नज़र आया तो भाग खड़ी हुई। तुम सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? वो उसके रवैये को एक तरफ रखते मुस्कुरा कर बात करने लगी थी। नेहा ने खुद पर ओढ़ी शॉल को मजीद खुद पर लपेटा कि गहरी होती शाम ठंड में इजाफा कर रही थी। काम के सिलसिले में बिजी हूँ कि अब अमली ज़िंदगी में कदम रखना है तो बहुत कुछ सोचना समझना पड़ रहा है। वक्फे वक्फे से उसके मलिन चेहरे पर नज़र डालता वो पुष्ट पर हाथ बांध गया। ये तो है। खैर, जो भी करोगे यकीनन अच्छा ही करोगे। नेहा की बात पर ज़ैद का जैसे शेरों खून बढ़ा था। उसके बाद वो कुछ इधर उधर की बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने कुछ इधर उधर की बातें की। नेहा बेचैनी से मारवी का इंतज़ार कर रही थी और दिल ही दिल में उसे सलवातें भी सुना रही थी कि उसे जल्दी वापस घर जाना था, जबकि दूसरी तरफ ज़ैद के लिए उसकी ज़िंदगी का ये बेहतरीन वक्त था जिसकी वो कभी ना ख़त्म होने की ख्वाहिश कर रहा था। लगता है तुम्हें ये रंग बहुत पसंद है। ज़ैद ने मज़ीद बात करने के लिए मौजू तलाशा था। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? नेहा ने पहले बेख्याली में जवाब दिया, लेकिन फिर हैरानगी से पूछा, मुझे मुझे कैसे पता चला? हाँ, फरहान ने बताया था। ज़ैद के फरहान का नाम लेने पर नेहा के चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बिखरे। उसने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अपना रुख ज़रा तिरछा किया। दिल में फूल खिले कि फरहान उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका जिक्र करता है। और क्या क्या कहता है फरहान मेरे बारे में? नेहा के लहजे में अनोखी सी खनक थी, लेकिन ज़ैद उससे अनजान अपनी ही खुशी में खुश था। वो तो अक्सर तुम्हारा जिक्र करता रहता है, कभी तुम्हारी बातों की, कभी शरारतों की बातें। ज़ैद उसे बता ही नहीं सका कि वो खुद ही बार बार फरहान के सामने उसका जिक्र करता और उसके मुतालिक सवालात करता रहता है।
नेहा का दिल खुशी से धड़का। चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान ने जन्म लिया था। वो ज़ैद से अपना चेहरा किसी हद तक फेर चुकी थी, इसीलिए वो उन बदलते तासुरात से अनजान बातें करता जा रहा था। उनके दरमियान कोई और बातें होती कि मारवी फूलते सांस के साथ उनके पास आकर रुकी थी। बड़ा ही कोई शरारती मेमना था भाई, इतना उसके पीछे भागी, हाथ ही नहीं आया मेरे। मारवी ने गहरे अफसोस का इजहार किया तो नेहा और ज़ैद एक साथ हंसे थे। तो तुम्हें किस पागल ने कहा था उसके पीछे भागने को? अब चलो घर। घर, अंधेरा बढ़ रहा है अब। नेहा ने उसे डपटा तो उसने मुंह बिसोरा। ऐसा करते वो बहुत प्यारी लगती थी। तुम्हारी ये बचपन की आदतें अभी तक गई नहीं? बड़ी हो जाओ लड़की, सुधर जाओ। क्यों आंटी से डांट खाती रहती हो? ज़ैद ने शरारती लहजे में कहा। वो उसे कुछ दिनों पहले हुई अपनी अम्मी से डांट का हवाला देते छेड़ गया, जो ज़ैद ने उनके घर में दाखिल होते बखूबी सुनी थी। वो तो अम्मी बस ऐसे प्यार से सब कुछ कह रही थी, मारवी ने शर्मिंदा हुए बगैर बड़े फ़ख्र से बताया तो ज़ैद हंस दिया। ज़ैद की हंसी को अपनी आंखों और कानों में बसाते मारवी ने नेहा की तरफ देखा, जो उसे चलने का इशारा कर रही थी। अब अच्छा, अब हम चलते हैं, नेहा ज़ैद से कहते मारवी का हाथ पकड़ते आगे बढ़ी, जिसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। चलो मैं घर तक छोड़ देता हूँ तुम दोनों को, मैं भी बस चहलकदमी के लिए घर से निकला था। ज़ैद को तो बस उनके साथ वक्त गुजारने का बहाना चाहिए था। वैसे भी वो चहलकदमी का झूठ बोल रहा था। वो तो घर से किसी काम के सिलसिले में बाहर आया था। सामने नेहा को देख उसे किसी चीज़ का अब होश नहीं रहा था। वो उनके पीछे चल दिया और उसकी किस्मत अच्छी थी कि बहाने से नेहा से बात करने का मौका भी मिल गया, जिस वजह से उसका चेहरा अब खुशी से धमक रहा था। थोड़े से फासले पर चलता उन्हें उनके घर तक छोड़ता वो वहीं से पलट गया। फरहान आज ख़ास वक्त निकाल कर नेहा के घर की तरफ आया था। वो अपने अब्बू के साथ कपड़ों की दुकान पर बैठता था। नेहा का चूँकि कोई भाई नहीं था तो उसके माँ बाप फरहान को ही अपने बेटे जैसा प्यार देते थे। फरहान भी उनके हर मसले मसाइल में मदद के लिए पेश पेश रहता था। लेकिन इस बार काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाने आया था कि पिछले दिनों उसके अब्बू की ख़राब तबीयत की बदौलत ज़्यादा वक्त उसी को काम करना पड़ा था। फरहान के दरवाजे पर दस्तक देने पर दरवाज़ा खोलने वाली नेहा ही थी, जो उसे सामने देखकर बहुत खुश हुई थी। मिल गई तुम्हें फुर्सत यहाँ आने की? नेहा ने वहीं दरवाजे के बीच खड़े मस्तनूई कड़े तेवर अपनाए थे। सब जानती हो, फिर क्यों मुझ बेचारे पर तंज की बारिशें बरसा रही हो? और हटो आगे से, मुझे आंटी से मिलना है। फरहान ने उसे नरमी से बाजू से पकड़ते एक तरफ किया और आगे बढ़ गया, जबकि नेहा चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट सजाए अपने बाजू को छू गई, जहां फरहान ने अभी अपना लम्स छोड़ा था। उफ, इतने नाजुक मिजाज कब से हो गए कि ज़रा सी बात क्या कह दी तंज की बारिश लगने लगी। उसके हमकदम होते नेहा की आवाज़ में ज़रा सी तेज़ी आई। तुम्हें मुझसे लड़ना है तो बता दो, लड़ लेते हैं, अगर नहीं तो चाय बना कर लाओ, मैं आंटी के पास हूँ। बताता हूँ उन्हें कि उनकी लड़की घर आए मेहमान का इस्तकबाल कैसे कर रही है। फरहान अपनी चौड़ी जसामत लिए सीने पर हाथ बांधता उसके सामने रुका था। जवाबन नेहा भी उसके मुकाबिल रुकती मुंह बना गई। जानती थी अगर अम्मी तक उसकी ज़रा से भी शिकायत गई तो उन्होंने फरहान के सामने उसकी इज्जत अफजाई कर देनी थी। वैसे भी फरहान उनका लाडला था तो लाजमन उसे डांट सुनने को मिलती, इसलिए झट अपना लहजा और अल्फाज बदल गए। नहीं, मैं भला क्यों लड़ने लगी तुमसे? तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ और साथ कुछ खाने को भी लाऊंगी, तुम्हारे पसंदीदा कबाब। नेहा ने झट खुशामदी अंदाज अपनाया और फरहान के कुछ कहने से पहले किचन की तरफ चली गई। फरहान अब उसकी जल्दबाजियाँ देखता हंस दिया था, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी इस मुख्तसर सी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को नज़र लगने वाली है। उसके दिल में मौजूद नेहा के लिए मोहब्बत पर कोई अपने पाँव रखने वाला है, जिस पर उसे खुद ही अपने मोहब्बत को दिल में दफन करना था। फरहान और ज़ैद आज काफ़ी दिनों बाद एक साथ इकट्ठे हुए थे। दोनों ज़ोरों शोर से बातों में मगन थे। फरहान ने नोट किया कि ज़ैद बार बार उससे कोई बात करते करते रुक जाता है, जिस पर फरहान को हैरानगी हुई थी, क्योंकि वो तो बड़े धड़ल्ले से हर बात एक दूसरे से कर लिया करते थे। ज़ैद, तुम्हें कुछ कहना है क्या? अचानक से फरहान ने बोलते हुए ज़ैद को लम्हे भर के लिए खामोश करवा दिया। ज़ैद तो पहले नज़रें चुरा गया, लेकिन फिर अपना हलक तर करते अपने दिल की बात उसके आगे रखते वो अनजाने में फरहान का दिल उजाड़ गया। फरहान, मेरी बात तहम्मुल से सुनना। वो नेहा तुम लोगों की रिश्तेदारों में से है ना, फिर भी बुरा माने बगैर एक दोस्त होने के नाते मेरी बात को समझना। ज़ैद नज़रें झुकाए तमहीद बांध रहा था। क्या हो गया है ज़ैद, खुलकर बात करो। और फिर नेहा का यहाँ क्या जिक्र? फरहान का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़का था।
वो मैं नेहा को पसंद करता हूँ, पता नहीं कब से उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। कई बार कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं। कई बार कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब वक्त आ गया था कि मैं तुमसे जिक्र करूं, क्योंकि आगे के मामला तुम्हारी मदद से तय होने हैं। जैद आंखों में हजारों उम्मीद के दिए जलाए फरहान की तरफ देख रहा था, जो बस खामोशी से उसी को ही देखे जा रहा था। क्या हुआ फरहान, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जैद ने ऊंची आवाज में पूछा तो फरहान एकदम चौंका, फिर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने दिल की हालत छुपाने चाही। नहीं, मुझे तुम्हारी बात क्यों बुरी लगेगी? मोहब्बत तो किसी को भी किसी से भी कहीं भी हो सकती है। खुद पर जब्र करते वो बमुश्किल बोला। उसे मजीद यहाँ बैठना भारी लगने लगा। उसे डर था कि कहीं वो खुद को जैद पर आया न कर बैठे। वो लाख चाह कर भी जैद का दिल नहीं तोड़ सका था। वो उस वक्त अपनी मोहब्बत तो भूला ही था, साथ नेहा की खुद से खामोश मोहब्बत को अपनी दोस्ती के आगे वो फिर भुला गया। मुझे पता था तुम कभी मुझे गलत नहीं समझ सकते। अब बस मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तो अम्मी अब्बू को नेहा के घर भेजूंगा। तुमने बस नेहा और उसके घर वालों के सामने मेरी भरपूर वकालत करनी है। जैद खुश होता अपने मुस्तकबिल के बारे में भी ख्वाब सजाने लगा। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम कौन सा किसी के लिए नए हो, सब तुम्हें अच्छे से जानते हैं। खुद को नॉर्मल करते फरहान सब्र और ज़ब्त का आला नमूना लग रहा था। इससे पहले कि जैद कुछ कहता, फरहान अपना फ़ोन लिए वहाँ से उठ खड़ा हुआ। यार मैं चलता हूँ, एक ज़रूरी काम याद आ गया, फिर मिलेंगे। फरहान के कहने पर जैद भी उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी? आज तो हमने काफ़ी वक्त साथ गुजारना था ना? जैद कुछ हैरान हुआ। हाँ, बस वो अचानक से मुझे कुछ काम याद आ गया, वो करना भी ज़रूरी है। फिर मैं तुम्हारे लिए जल्दी वक्त निकाल लूँगा। अल्लाह हाफिज़। फरहान जल्दबाजी दिखाता वहाँ से निकल आया और फिर अपनी बाइक के पास आते वो गहरे गहरे सांस लेता, कुछ पल को आंखें बंद कर गया। जब झट से आंखों की पुतलियों में नेहा का कोमल सा सरापा उभरा तो दिल तकलीफ से कराहा। वो वापस अपनी आंखें खोलते बाइक पर बैठा। उसकी आंखें उस वक्त ढेरों सुर्खी लिए हुए थी। वो बिला मकसद कई घंटे मरी की सड़कों पर बाइक दौड़ाता रहा। दिल जो पहले हर वक्त नेहा को देखते सुकून से भर जाता था कि वो उसकी मोहब्बत है, जब चाहे उसे हासिल कर सकता है। उनके दरमियान कोई जालिम समाज नहीं। अब उसे लग रहा था कि उसकी मोहब्बत को उसकी खुद की नज़र लग चुकी है, जो उसकी मोहब्बत को तकमील तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म करने को थी। वो तन्हाई में बैठा अपने दिल का दर्द कम करने की कोशिश में लगा रहा कि उसके पास कोई कंधा मयस्सर नहीं था जिस पर सर रखकर वो अपनी मोहब्बत के मिलने से पहले ही बिछड़ने पर रो लेता। रात का अंधेरा फैलने और फ़ोन पर बार बार घर से कॉल आने पर वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता घर की तरफ रवाना हुआ। उसने अभी तक नहीं सोचा था कि उस परी पैकर का सामना होने पर वो कैसा रवैया इख्तियार करेगा। पहले ही की तरह या फिर खुद को नेहा से फासले पर कर लेना चाहिए था, ताकि अगर नेहा के दिल में उसके लिए मोहब्बत है भी तो वो उसे दिल में ही दफन कर ले। ये जानते हुए भी कि ये अमल किस कदर मुश्किल है, फरहान नेहा के लिए भी पत्थर दिल होने का सबूत दे गया था। फिलहाल तो फरहान की यही दुआ थी कि उसका नेहा से सामना ही ना हो, और उसने आगे के लिए भी यही सोचा था कि वो हर हद तक नेहा के सामने जाने से गुरेज करेगा। लेकिन हर दुआ कबूल होने के लिए नहीं होती। ये बात फरहान को घर में दाखिल होते ही समझ आ गई, क्योंकि नेहा बीबी खिलाफे तवक्को आज रात के वक्त भी उनके घर में मौजूद थी। फरहान दिल ही दिल में उसे देखकर कुर्लाया था। भाई, इतनी रात गए तक कहाँ थे आप? खाना खाएंगे तो बता दें। मारवी की जैसे उस पर नज़र पड़ी वो उसके पास आई थी। यहीं था बस, और मुझे खाना नहीं खाना। वो तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। मारवी ने कंधे उचकाए, जबकि नेहा को फरहान का खुद को इग्नोर करना बुरा लगा था। वो दिल ही दिल में उसे नाराज़ होने का सोच सकती थी। वो आज काफ़ी दिन बाद फरहान को देख रही थी, बल्कि वो रात के उस वक्त ख़ास उसी के लिए आई थी, और वो था कि उससे देखे बगैर, उससे बात किए बगैर ही चला गया था, जैसे उसकी यहाँ मौजूदगी से ही अनजान हो। इसके बाद वो उदास चेहरा और दिल लिए जल्दी अपने घर चली आई थी। फरहान, नेहा और जैद
दोनों से ही भागने लगा था। अब वो ज़ैद के सामने रहकर उसके मुंह से नेहा का जिक्र बार बार नहीं सुन सकता था। पहले भी उनके दरमियान मारवी और नेहा को लेकर कोई ना कोई बात ज़रूर हो जाया करती। तब ज़ैद नेहा के बारे में कई सवाल करता, लेकिन फरहान ज़्यादा तवज्जो दिए बगैर अक्सर नेहा की बातें कर लिया करता उससे। कुछ तबीयत ख़राब होने पर फरहान घर जल्दी आ गया। नेहा भी उसी वक्त अपने घर से बाहर आई। फरहान को उस वक्त घर में देखकर वो जल्दी से उसके पीछे आई। फरहान, तुम इस वक्त घर? खैरियत? नेहा बोलते हुए उसके सामने आई तो फरहान को अपने कदम रोकने पड़े। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो रहा है, लगता है तुम्हें बुखार है। नेहा जो उससे नाराज़ थी उस वक्त अपनी नाराज़गी भुलाए उसकी फ़िक्र में मुब्तला होने लगी। ज़ैद की मोहब्बत से आगाही से पहले का वक्त होता तो फरहान उस वक्त नेहा की फ़िक्र पर खुश हो रहा होता, लेकिन उस वक्त वो झुंझलाहट का शिकार होने लगा। हाँ, बुखार है, इसीलिए घर आराम करने आया हूँ। अगर तुम्हारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए हों तो आगे से हटो, ताकि मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर सकूं। फरहान स्पाट चेहरा लिए बोला तो नेहा की आंखों में आंसू चमके। फरहान, तुम्हें क्या हो गया? पिछले कई दिनों से मैं नोट कर रही हूँ, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? बताओ, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। नेहा उसकी मोहब्बत में दीवानी हो रही थी। खुद की कोई गलती ना होने पर भी उससे माफ़ी मांगने को तैयार थी। फरहान को नेहा पर तरस आया कि वाकई उस सब में उसका क्या कसूर था जो वो उसे सज़ा दे रहा था, लेकिन वो उससे नरमी बरत कर मज़ीद उसके लिए और अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं कर सकता था कि उनके दरमियान हमेशा आ जाने वाली जुदाई को। लेकिन वो उससे नरमी बरत कर मज़ीद उसके लिए और अपने लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता था कि उनके दरमियान हमेशा के लिए आ जाने वाली जुदाई को वो सह ना पाते। फरहान कुछ देर उसका चेहरा देखने के बाद नज़रें फेरते उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ करते, बगैर उसके किसी सवाल का जवाब दिए अपने कमरे में चला गया था। नेहा उसके रवैये पर आंखों में आंसू लिए वहीं से अपने घर की तरफ भाग गई थी। उसने बचपन से अब तक फरहान की तवज्जो और नर्म अंदाज को देखा था। अब वो अचानक से बदला था तो दिल उस तब्दीली को कबूल नहीं कर पा रहा था, और वो इस तब्दीली का सबब भी मालूम नहीं कर पा रही थी अब तक। ज़ैद किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वो फरहान को ये खुशखबरी देकर गया था कि उसे काम मिल गया, तो वो वापस आने के बाद बहुत जल्द अपने घर वालों को नेहा के घर भेजेगा। फरहान बस सर हिलाते उसकी हाँ में हाँ मिला गया। ज़ैद ने अपनी खुशी में फरहान की खामोशी को महसूस किया ही नहीं था। वो कुछ देर मज़ीद उससे बातें करता रहा और फिर उससे मिलता अपने घर वापस चला गया। फरहान को लगा अब बस अपनी मोहब्बत से मुकम्मल किनारा कशी का वक्त करीब आ गया। दिलो दिमाग सुन पड़ने लगे थे। वो दिन भर गैर दिमागी से हर काम अंजाम देता रहा। रात सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो चाह कर भी नहीं सो सका। करवट पर करवट बदलते वो थकने लगा था कि उसी वक्त ज़ोर से उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया गया। वो फौरी उठता दरवाज़ा खोल गया। सामने उसके अब्बू परेशान खड़े थे। फरहान, जल्दी करो, मेरे साथ अस्पताल चलो। अभी इस्माइल का फ़ोन आया। आसिया की तबीयत ख़राब होने पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन उसकी तबीयत मुसलसल बिगड़ती जा रही है, तो उसने मुझे अपने पास बुलाया, तुम भी आ जाओ। खिज़र साहब ने जल्दी जल्दी उसे सारी बात बताई तो उसके चेहरे पर भी परेशानी की झलक उभरी। अब वो नेहा कहाँ है? अचानक याद आया तो वो पूछ बैठा। वो भी शायद उसी के साथ ही है। अगर घर होती तो यहाँ छोड़ जाता। तुम जल्दी आओ फ़ौरन मेरे साथ, खिज़र साहब कहते अपने कमरे की तरफ। तो फरहान भी जल्दी से हाथ चलाता अपना कोट और बंद जूते पहनने लगा। दोनों बाप बेटा अस्पताल पहुंचे तो नेहा एक तरफ बैठी रो रही थी, जबकि इस्माइल साहब बेहद बौखलाए हुए से थे। खिज़र साहब उन्हें तसल्ली देने लगे। फरहान नेहा के पास बैठा और अपनी अम्मी के लिए दुआ करने का कहने लगा तो वो आंसू बहाती उसके कंधे पर सर रख गई। फरहान ने इस नज़दीकी पर धड़कते दिल के साथ उसके सर पर हाथ रखते उसे तसल्ली देना चाहे, जब उसी वक्त डॉक्टर ने बाहर आते कहा कि मरीज़ा अपने शोहर और फरहान से कोई बात करना चाहती हैं, जिस पर खिज़र साहब ने उसे जाने का इशारा किया तो वो कुछ हैरान परेशान सा चल दिया। आसिया बेगम ने अपनी बात से फरहान और इस्माइल को कुछ पल के लिए साकित कर दिया। इस्माइल, मैं चाहती हूँ कि नेहा का निकाह अभी फरहान से कर दें, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। फरहान, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है ना? देखो, मैं अपने बाद तुम लोगों पर ही भरोसा कर सकती हूँ कि मेरी बेटी को संभाल लोगे। आसिया बेगम के बस हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी।
तब फरहान कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा और हाँ में सर हिला गया। खिज़र साहब को भी कोई एतराज़ नहीं था, तो कुछ ही देर में सारी कार्रवाई मुकम्मल हुई। फरहान नेहा को अपनी ज़ौजियत में कबूल कर गया। निकाह के बाद उस पर सख्त तारी था, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ चुका था। उसे नहीं पता था कि किस्मत की देवी अचानक ऐसे भी उस पर मेहरबान हो जाएगी और उसका नसीब पलट जाएगा। दिल में अपनी खुशबख्ती पर वो झूम उठा था। उस वक्त ज़ैद को तो जैसे यकसर ही भूल गया था। फरहान अपनी सोचों में गुम था। एक तरफ नेहा अपनी माँ का हाथ पकड़े आंसू बहा रही थी और दूसरी जानिब वो अपनी उखड़ती सांसों के साथ उसे नसीहतें कर रही थी। फिर अचानक ही उनकी आंखें बंद होती चली गईं। अपने हाथ में मौजूद माँ के हाथ को साकित होता देख नेहा की चीख बुलंद हुई थी। इस्माइल साहब ने बर वक्त आगे बढ़कर उसे संभाला, लेकिन वो उनकी बाहों से निकलती जा रही थी। रोते रोते बेजान हो गई तो इस्माइल साहब भी रो दिए। फरहान ने आगे बढ़कर हक से नेहा को अपनी बाहों में लिया था। खिज़र साहब के कहने पर वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गया। दोबारा नेहा को होश आया तो उसकी अम्मी की तदफीन का वक्त करीब था। तब उसे मारवी और उसकी कज़न ने बड़ी मुश्किल से रोते हुए संभाला था। आसिया बेगम की कुलखानी से अगले दिन ज़ैद को वापस आने पर पता चला तो वो फ़ौरन उसी तरफ आ गया। आते ही फरहान से गले लगते उससे इस बारे में ना बताने का शिकवा करने लगा। दूसरी तरफ फरहान जैसे आज ज़ैद को अपने पास पाकर होश में आया। उसे देखते ही नेहा और अपने निकाह का याद आते वो समझ ही नहीं सका कि ज़ैद के सामने कैसा रद्द अमल इख्तियार करे। क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो? बताओ ना, नेहा तो ठीक है ना? वो तो बहुत सदमे में होगी। ज़ैद उससे अलग होते उसके सामने सोफे पर बैठा। हाँ, ऐसा ही है। अपनी माँ को खोना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है ज़ैद। फरहान ने नज़रें चुराए जवाब दिया। वो खुद को ज़ैद का मुजरिम तस्वुर करने लगा था, हालांकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसके बाद ज़ैद बातें करता रहा। फरहान ने बस हाँ हूँ में ही सर हिलाया। नेहा को ज़्यादातर मारवी अपने साथ अपने घर में रखती, क्योंकि अपने घर वो अकेली हर वक्त रोती रहती। खिज़र साहब ने घर में किरण और मारवी को निकाह का बता दिया, जिस पर मारवी को नेहा और ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। अक्सर नेहा रात भी उन्हीं के घर रुकती थी, क्योंकि इस्माइल साहब का काम ऐसा था कि उन्हें काम के सिलसिले में घर से बाहर भी रुकना पड़ जाता था। मैंने सुना है नेहा रात को भी तुम लोगों के घर में रहती है आजकल? ज़ैद का लहजा कुछ शक भरा था। उसे ये बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। इस्माइल अंकल घर ना हो तो फिर मारवी के पास रुक जाती है। फरहान ने ज़ैद की बात पर नागवारी महसूस करने के बावजूद भी आराम से जवाब दिया था। यार, मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। अब ये सब हो गया, तुम ही कोई मशवरा दो कि कौन सा वक्त मुनासिब होगा नेहा के अब्बू से बात करने का। ज़ैद अब देर नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ जैसे फरहान में भी ज़ब्त की कमी होने लगी। पहले नेहा बस उसकी कज़न थी, अब उसकी बीवी थी। वो ज़ैद के मुंह से मज़ीद ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ज़ैद, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। फरहान ने गहरी सांस भरते हकीकत उसके सामने खोलने का फ़ैसला किया। हाँ बताओ, और 1 मिनट यार, एक ज़रूरी कॉल है। ज़ैद कॉल ओके करता बात करने लगा और फरहान दिल ही दिल में लफ्ज़ों को तरतीब देने लगा, लेकिन कॉल पर बात करते करते ज़ैद उसे इशारे से ज़रूरी काम का बोलता चला गया। फरहान ठंडी सांस भरकर रह गया। पता नहीं ये मामला कब तक निमटना था और ज़ैद का क्या रिएक्शन होना था। उसके बाद फरहान को ज़ैद को कुछ बताने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे सारा बता दिया था। क्योंकि ज़ैद अपने घर से ही उन दोनों के निकाह के बारे में जान गया था। नेहा की अम्मी के इंतकाल को 40 दिन होने वाले थे, तो ज़ैद ने सोचा कि उसके बाद जल्द अज जल्द अपने घर वालों को नेहा के अब्बू के पास भेज देगा। ये सब सोचते ज़ैद ने अपनी माँ से जैसे ही बात करना चाही, उनके मुंह से किसी के निकाह का जिक्र सुन वहीं थमा था। उनके पास मोहल्ले की कुछ औरतें आई बैठी थीं, जिनसे वो बातें कर रही थी। आसिया ने ये अच्छा कर दिया जो अपने जीते जी नेहा का फ़र्ज़ पूरा कर गई। फरहान अच्छा लड़का है, सुना है निकाह तो हो चुका है। अब 40 दिन के बाद सादगी से रुखसती होगी और फिर कुछ वक्त के बाद वलीमा करेंगे। ज़ैद उनकी बातें सुनता साकित खड़ा रह गया। फरहान ने नेहा से निकाह कर लिया था, ये जानते हुए भी कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। ज़ैद खुद से बातें करता वापस अपने कमरे में आया और फिर उसने कमरे की हर चीज़ को गुस्से
से तहस नहस कर दिया था। हर चीज़ उसके गुस्से की नज़र हुई। वो अपनी माँ की कई आधी बात ही सुन सका, बाकी की बातें तो वो सुनने के बावजूद भी समझना नहीं चाह रहा था कि नेहा और फरहान का निकाह आसिया बेगम की आखिरी ख्वाहिश पर हुआ था। वो तो बस फरहान को धोखेबाज मान चुका था। ज़ैद इसी गुस्से में फरहान के पास पहुंचा था। उसके पास जाते ही वो उसका गिरेबान जकड़ गया। तुमने नेहा से निकाह कर लिया, ये जानते हुए भी कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। धोखा दिया है तुमने मुझे। ज़ैद उस पर चिल्लाया। वो दोनों उस वक्त एक सुनसान जगह मौजूद थे। ज़ैद, गिरेबान छोड़ो मेरा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। हमारा निकाह मरने से पहले आसिया आंटी करवा कर गई हैं और मैं उस वक्त उन्हें इनकार नहीं कर सका। फरहान ने झटके से अपना गिरेबान आज़ाद करवाते हुए तरीके से मामले को सुलझाना चाहा। तो मतलब तुम्हारी दिली मर्जी शामिल नहीं थी इस निकाह में, तो तुम नेहा को आज़ाद। ज़ैद तो जैसे अपनी मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा था। ज़ैद, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। निकाह जैसे भी हुआ हो, नेहा अब मेरी बीवी है और तुम जानते हो कि हम पहाड़ी लोग अपनी बीवियों को तलाक नहीं देते। आइंदा मेरे सामने मत आना तुम। ज़ैद की बात मुकम्मल होने से पहले ही फरहान दहाड़ा था और उसके गिरेबान की तरफ बढ़ते हाथों को बीच रास्ते में रोकते वो अपनी बात कहते वहाँ से तेज़ रफ्तारी से निकलता चला गया। पीछे ज़ैद दांत पर दांत जमाए फरहान की पुश्त को तब तक घूरता रहा था जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुआ। ज़ैद के दिलो दिमाग में मनफी सोचों से भरमार होती जा रही थी। ज़ैद का दिलो दिमाग मनफी सोचों से भरता जा रहा था। उसका पत्थर होता चेहरा किसी अच्छी बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। वो उस वक्त अपनी दोस्ती को भूले एक गलत फहमी की बिना पर अपने दोस्त जैसे भाई से बदला लेने की ठान चुका था। मिस्टर फरहान, तुम्हारी इस धोखाधड़ी का मैं ऐसा जवाब दूंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे तुम। वो मुख्तलिफ मंसूबे बनाता, चेहरे पर गज़ब नाकी लिए जगह छोड़ता अपनी घर चला गया। नेहा को रुखसत करते फरहान के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। फरहान जो वक्ती तौर पर ज़ैद की वजह से अज़ियत में मुब्तला था, नेहा के मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल होने पर दिल से खुश होता। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का फ़ैसला कर चुका था। नेहा फरहान के इंतज़ार के साथ अपनी अम्मी को याद करते हुए आंसू बहाने लगी। फरहान ने कमरे में दाखिल होते उसे यूं रोते देखा तो जल्दी से उसके पास बैठते उसे खुद से लगा लिया। उसका गम समझता था, इसलिए कोई भी सवाल जवाब किए बगैर उसके बाल सहलाता उसे चुप करवाता रहा। दिल का बोझ हल्का होने पर नेहा खुद ही फरहान से फासले पर होती अपने आंसू साफ करने लगी। आंटी को तुम्हारे आंसुओं से ज़्यादा तुम्हारी दुआओं और इबादत की ज़रूरत है। मुझे यकीन है मेरी तरह उन्हें भी तुम्हारे आंसू तकलीफ़ देते होंगे। फरहान ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। आपको मेरे आंसू कहाँ से तकलीफ़ देने लगे, जबकि आपने मुझसे निकाह भी मजबूरी में किया। निकाह के बाद खुद ब खुद नेहा के मुंह से उसके लिए तुम की बजाय आप निकला था, लेकिन उस इज्जत के साथ शिकवा भी था जो शायद किसी हद तक ठीक भी था। निकाह से पहले फरहान का जो रवैया नेहा के साथ था, नेहा का बदगुमान होना बनता था। उसके शिकवे पर फरहान हाथ मसल कर रह गया और बहाना सोचने लगा। वो उसे ज़ैद के बारे में नहीं बता सकता था कि वो मज़ीद उससे नाराज़ होती। वो जो तुम मेरे गिर्द मंडलाती रहती थी ना हर वक्त, डरता था कहीं बहक ना जाऊं, इसलिए थोड़ी दूरी अपनाई थी। बर वक्त फरहान ने नेहा को बहलाना चाहा और अब वो शायद कोई एतराफ़ चाहती थी। अब तो बहकने का सर्टिफिकेट है मेरे पास, और वैसे भी मोहब्बत हो तुम मेरी। अब तुमसे दूर रहूँगा तो मर जाऊँगा। फरहान नेहा को खुद के नज़दीक करते भारी आवाज़ में बोलता। उसके कुछ बोलने के लिए खुलते लबों पर कुफल चढ़ा गया। सटपटाते हुए वो सिमटती हुई अपना आप खुशी से उसको सौंप गई। दोनों का चेहरा गहरी खुशी से मुनव्वर था कि आज उन दोनों की मोहब्बत की तकमील हुई थी। नेहा बहुत जल्द अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मगन हो गई। फरहान की मोहब्बत ने उसकी खूबसूरती को मज़ीद निखार दिया कि उस पर नज़र नहीं ठहरती थी। दूसरी तरफ मारवी परेशान रहने लगी कि अब घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी, जबकि वो ज़ैद से मोहब्बत करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, और न जाने वो कहाँ गायब था कि काफ़ी अरसे से उनकी तरफ आ भी नहीं रहा था। नेहा मारवी के दिल के हाल से बखूबी वाकिफ़ थी। उसने बहाने से फरहान से ज़ैद के बारे में पूछा तो फरहान ने कहा कि वो अपनी नई नई नौकरी में मसरूफ़ है। ज़ैद और फरहान के दरमियान दोस्ती अब बरकरार नहीं थी, लेकिन एक दिन आमना सामना होने पर
फरहान ने खामोशी से आगे बढ़ जाना चाहा, लेकिन ज़ैद उसके सामने आता एकदम उसके गले लगा तो फरहान हक्का बक्का रह गया। कब तक नाराज़ रहोगे? माफ़ कर दो मुझे, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। माजी की तमाम बातें भूल जाओ, बस हमारी दोस्ती को याद रखो। ज़ैद की बातों पर फरहान का भी दिल पिघला और उस दिन से दोनों ने दोबारा अपनी दोस्ती को नए सिरे से जैसे शुरू किया। उनकी सुलह हुए एक माह गुजरा था जब ज़ैद के अम्मी अब्बू फरहान के घर मारवी का हाथ ज़ैद के लिए मांगने चले आए। ज़ैद की अम्मी का कहना था कि ये उनकी ख्वाहिश है और उनके पूछने पर ज़ैद ने फर्मा बरदारी से हाँ कर दी। फरहान कुछ परेशान हुआ। उसने ज़ैद से बात करने का सोचा तो उसने भी ऐसा ही ज़ाहिर किया कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश पर राज़ी हुआ। फिर किसी गैर लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से बेहतर उसे मारवी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना लगा था। उसकी बातें सुनकर फरहान भी मुतमईन हुआ और मारवी भी ज़ैद का रिश्ता आने पर सारी परेशानियों को भूलती शादी की तैयारियों में मगन हुई थी। एक दिन दिल और आंखों में अपनी ख्वाहिश पूरी होने की खुशी और ढेरों ख्वाब लिए मारवी रुखसत होकर ज़ैद के घर आ गए। तब शादी की पहली रात ज़ैद ने उसे रोने के साथ साथ उसके ख्वाबों और ख्वाहिशों को भी मसल दिया। वो अपने महबूब शोहर के छूने के बाद खिलता गुलाब नहीं बल्कि एक मुरझाई हुई कली महसूस हो रही थी। वो दुनिया दिखावे को शीशे के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी। जब ज़ैद उसके पास आया था, मारवी ने बगैर किसी तासुर के उसे देखा। उसकी आंखों की चमक में कमी को ज़ैद ने एक ही नज़र में जांच लिया। दिल में कहीं अपनी एक रात की दुल्हन को नाखुश देखते बुरा महसूस हुआ। ज़ैद के तसव्वुर में मारवी की रात दुल्हन बने की झलक आई तो जो हूरों को भी मात दे रही थी। सुर्ख जोड़े में मेकअप और ज़ेवरात पहने वो तैयार तो अब भी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती मान पड़ती लग रही थी। ये सब चंद पल के लिए ही था, बाद में वो फिर से बदले की आग में जला था। तुम तो बड़ी बहादुर निकली। लगता है मेरी सज़ा में कोई कमी रह गई, वरना मुझे तो लगा था कि रोते चिल्लाते अपने भाई के सामने जाते मेरे सुकून की वजह बनोगी, लेकिन तुम बहन भाई तो मेरी सोच से भी ज़्यादा मक्कार और चालाक हो। खैर, आगे देखते हैं कि कब तक सब्र का ड्रामा करोगी। ज़ैद उसके कान के पास फुंकारता कमरे से ही निकल गया। मारवी ने अपने बहने के लिए तैयार आंखों को जल्दी से साफ करते खुद भी बाहर का रुख किया था। मारवी ज़ैद के दिल में तो नहीं पता, लेकिन उसके घर वालों के दिलों में बहुत जल्द जगह बना चुकी थी। सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे। तन्हाई में थी, ज़ैद की तकलीफ सहती, लाख ज़ैद के चाहने के बावजूद उसने किसी को भिनक तक नहीं लगने दी। सबके सामने खुशी का ड्रामा करती वो अंदर से ख़त्म होती जा रही थी। ज़ैद का फरहान से बदला लेने का प्लान एक किस्म का ख़त्म ही हो गया था। वो नहीं जानता था कि मारवी सिर्फ एक मशरक़ी लड़की होने के नाते ही नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत की वजह से उसका बुरा रवैया बर्दाश्त कर रही थी। दूसरी तरफ फरहान को नेहा के साथ एक खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारते देख ज़ैद का दिल भी अपनी बेरौनक ज़िंदगी से बेजार होने लगा। लेकिन वो इतना कुछ बिगाड़ चुका था कि अब मारवी के सामने माफ़ी मांगने में अना आड़े आ रही थी। मारवी ने भी ज़ैद के रवैये में वाज़ेह तब्दीली महसूस की थी, लेकिन उसने भी आगे से कोई रद्द अमल नहीं दिया। भाई, आप सच कह रहे हैं, मैं पुप्पो बनने वाली हूँ? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। ज़ैद ने कमरे में आते मारवी की चहकती आवाज़ सुनी। अच्छा, मैं अम्मी को बताती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगी। मारवी फ़ोन रखती ज़ैद को इग्नोर करते कमरे से चली गई, जिस पर ज़ैद का मुंह बना। हर काम में नंबर ले गया ये सबका। अच्छा फरहान, वो बुड़बुड़ाते हुए वॉशरूम में बंद हुआ। लेकिन जब कुछ दिनों बाद ज़ैद के कानों में उसके खुद के बाप बनने की खबर पहुंची तो खुशी से पागल हुआ और उस दिन अपनी अना को मारते आगे बढ़ते मारवी को अपनी बाहों में भरते अपनी उस खुशी का इजहार किया तो मारवी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखरी। वो उसके सीने पर सर रख गई। बिलाखिर उसके सब्र और मोहब्बत की जीत हो ही गई थी। आई एम सॉरी मारवी, मेरे हर बुरे रवैये के लिए दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ मैं, तो तुम भी दिल से माफ़ कर दो। मैं आज से हकीकत में सब भूलते नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है जल्दी हमारे दरमियान मोहब्बत जन्म लेगी। तुम इसमें मेरा साथ दोगी? वो आस और उम्मीद के साथ उसके सामने हाथ फैला गया।
तो मारवी ने उसके हाथ पर हाथ रखते अपनी रजामंदी दे दी। हर काम में आपका साथ दूंगी सिवाय एक काम के। मारवी ने ज़ैद को तंग करना चाहा। वो क्या? मोहब्बत के काम में आपका साथ नहीं दूंगी। अपनी मुस्कुराहट छुपाते वो बोली तो ज़ैद को हैरानगी हुई। वो क्यों? क्योंकि आपको मुझसे अभी मोहब्बत करनी है, जबकि मैं तो न जाने कब से आपसे मोहब्बत करती आ रही हूँ। ये मोहब्बत ही थी जो चुप करके आपके तमाम जुल्म सह गए। मारवी की बात मुकम्मल करने पर ज़ैद का चेहरा खुशी से चमका। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। मैं सारी ज़िंदगी इस मोहब्बत का एहसानमंद रहूँगा। उसे खुद से लगाए वो बोलता मारवी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे गया था उसे एक लम्हे में।